हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी टेट के लिए बाल विकास सीडीपी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम इसके पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे, जो कि 23 जनवरी को जो यूपी टेट होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। मीन्स जब हम सीखते हैं तो जब बालकों के सीखने की प्रक्रिया में किसी भी तरीके का विकास ना हो, मीन्स विकास रुक जाए, तो उसको कहा जाएगा सीखने का पठार। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र कई बार पूछा जाता है। तो बुद्धि लब्धि एक गणना है जिसके द्वारा बुद्धि का आकलन किया जाता है। अब इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? जर्मनी वैज्ञानिक विलियम स्टर्न और अल्फ्रेड बिने ने इसका प्रतिपादन किया था। तो आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। मीन्स जो हमारी मेंटल एज होगी वो ऊपर लिखी जाएगी और जो फिजिकल एज है हमारी रियल में वो नीचे आएगी, और इंटू 100 उसकी परसेंटेज निकाल देंगे तो हमारा आईक्यू लेवल पता चल जाएगा कि कितना है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो प्रयास व भूल का सिद्धांत जो था वो दिया था थॉर्नडाइक ने। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? तो जो सामान्य पूछा है तो इसमें जो जोड़े होते हैं वो 23 जोड़े होते हैं, जिससे कि 2 की मल्टीप्लाई करके अगर पूरा पूछा जाएगा तो 46 गुणसूत्र होंगे, और अगर जोड़े पूछे जाएंगे तो होंगे 23। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो सिद्धांत था ये दिया था स्किनर ने, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, कोलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो सिद्धांत दिए गए हैं अभिप्रेरणा का, विकास का, व्यक्तित्व का और अधिगम का, तो जो कोलर है गेस्टोल्ड मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सूझ के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जो कि किससे रिलेटेड होता है? अधिगम या सीखने के सिद्धांत से। तो यहाँ आंसर आएगा ऑप्शन 4। और कोलर ने ये पूछ सकता है कि जो प्रयोग था वो किस पर किया था? तो सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो ये जो बुद्धि का तरल व क्रिस्टलाइज प्रतिमान था उसका प्रतिपादन किया था कैटल ने, ऑप्शन फर्स्ट। शिक्षण हेतु मानसिक उद्देलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी के सुधार के लिए। गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये 4 टाइप की हमें बुद्धि दी गई है, सामाजिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक और सामान्य। तो इसमें पूछा है कि जो डैनियल गोलमैन है वो किससे रिलेटेड है? तो वो है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित, और इनकी बुक का नाम भी पूछा जा सकता है जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या सामान्यकरण का सिद्धांत। तो इसमें जो है ये ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ये एक अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है जिसे किसने दिया था? हल ने 1943 में। तो अधिगम का और समान अवयवों का और सामान्यकरण का, ये तो तीनों सीखने के सिद्धांत से रिलेटेड है, लेकिन जो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है ये हो जाएगा इसमें अलग। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो ब्लूम ने दी थी संज्ञानात्मक संप्राप्ति को, उन्होंने 6 भागों में विभाजित किया था, जिसमें कि ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो जो उसमें सबसे पहली लेवल आती है तो वो क्या होगी? हमारी ज्ञान, नॉलेज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो यह किस चीज़ का उदाहरण है? तो जब बालक को साइकिल चलाना आता है तो वो जो साइकिल चलाना उसको आता है वो हेल्प करेगा, जिससे कि वो मोटर बाइक भी इजीली सीख जाएगा। तो अगर कोई एक चीज़ दूसरे काम में हेल्प कर रही हो तो वो होगी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत। तो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? पठार का भी हमने पढ़ा था कि जब हमारा विकास क्रिया रुक जाए, मीन्स हम सीखना बंद कर दें, तो वहाँ पर क्या कहलाएगा? अधिगम का पठार। तो इनमें से कौन सा कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, विद्यालय का असहयोग या ज्ञान की सीमा। तो अधिगम के पठार के कारण होते हैं, एक तो ज्ञान की सीमा होती है और
प्रेरणा की सीमा भी होती है और शारीरिक सीमा भी, लेकिन जो विद्यालय का असहयोग है यह अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो यह कथन जो है यह दिया था गेट्स व अन्य ने। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किस चीज़ का मापन करता है? तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है इसको यूज़ किया जाता है बुद्धि का मापन करने में। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो व्यक्तित्व के अलग अलग तरीके से टाइप बताए गए थे। तो इनमें से जो यंग थे उन्होंने क्या किया था, दो टाइप का पर्सनालिटी बताई थी, एक तो इंट्रोवर्ट और एक आउटवर्ट, मीन्स अंतर्मुखी और बहुमुखी व्यक्तित्व। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो बच्चों के जो मेन सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो होंगे सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो शारीरिक विकास जो है वो एक सतत विकास होता है जो कभी मंद तो कभी तेज गति से चलता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है द्रुतगामी विकास का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतर विकास का सिद्धांत भी है, परस्पर संबंध का सिद्धांत भी और समान प्रतिमान का सिद्धांत भी, लेकिन जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है ये विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन था गैसेल का। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो मूल प्रवृत्तियों को जो 14 प्रकार से बांटा था वो बांटा था मैकडुअल ने, जिनमें से जो प्रमुख हैं वो हैं भय, प्रेम, ईर्ष्या और घृणा। किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान है, यह कथन दिया था रॉस ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम भी है, अभ्यास का नियम भी और प्रभाव का नियम। तो अगर जो मुख्य नियम पूछे जाएंगे तो इसमें तो ये 3 नियम आ जाएंगे, लेकिन जो बहु अनुक्रिया का नियम है वो मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो डॉक्टर एस जलोटा ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण प्रतिपादित किया। ऑप्शन 2। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था स्पीयरमैन ने। इनके अनुसार जो है बुद्धि के 2 कारक होते हैं, एक तो सामान्य मानसिक योग्यता होती है, मीन जनरल फैक्टर होता है जिसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक विशिष्ट मानसिक योग्यता होती है स्पेसिफिक, जिसे हम स्मॉल एस से प्रेजेंट करते हैं। तो जिस व्यक्ति की जितनी अधिक सामान्य योग्यता होगी वो उतना ही ज़्यादा तेज होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसे हम भूल या त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत अभी हमने पढ़ा, BF स्किनर ने दिया था। क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया था, लेकिन जो समग्र सिद्धांत है वो हल ने नहीं दिया था। ये किस में है? शिक्षा के दर्शन में। तो आंसर होगा ऑप्शन 4। इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा हुआ है? ये सुजनन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सृजन शास्त्र। सृजन शास्त्र के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? फ्रांसिस गाल्टन को। ऑप्शन 2। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो ये की थी क्रैसमर ने। और ये भी पूछ सकते हैं उन्होंने कौन सी ग्रंथि के आधार पर चर्चा की है? तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा की। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कहा था क्रो एंड क्रो ने। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था में आती है? तो विद्रोह की जो भावना है, जैसे जीन पियाजे ने जो अवस्थाएं बताई थी तो उनमें बताया था कि जो विद्रोह की भावना है वो हमेशा मध्य किशोरावस्था मीन्स 13 से लेकर 15 साल के बीच में उत्पन्न होती है। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो जो पियाजे हैं वो मुख्य रूप से जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो अभी जो हमने पढ़ा था कि जब एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा द्विपार्श्विक अंतरण।
दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा मतलब सबसे अधिक बार आता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो उसको बोला जाता है बहुलांक मीन्स मोड। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था B.F. स्किनर ने। अल्बर्ट बैंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो दिया था अल्बर्ट बैंडूरा ने। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बिने साइमन ने। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो ये अभी हमने 3 पढ़े थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। लेकिन जो तनाव का नियम है वो सीखने के नियमों में नहीं आता है। सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। तो जो पावलोव ने प्रयोग किया था, इन्होंने अपना सिद्धांत 1904 ईस्वी में दिया था। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। सूच द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कोहलर ने। कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है प्रेरणा। विस्मृति कम करने के उपाय क्या हैं? विस्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ बातों को भूल जाता है, परंतु जब उन बातों को पुनः उसके सामने दोहराया जाता है तो उसे वह याद रखता है। तो यह इसको कम करने का उपाय यह है कि रिवीजन बार बार करना, पाठ की पुनरावृत्ति। क्रोध व भय ये प्रकार हैं संवेग के। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना, कि दूसरा व्यक्ति जैसा व्यवहार कर रहा है उसकी नकल करने को बोलेंगे अनुकरण करना। यदि पूर्व ज्ञान और अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है, तो अगर वह सहायता कर रहा है तो उसको बोला जाएगा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर यही आया था अभी पहले कि जिस चीज को हम भूल जाते हैं तो उसको बोला जाएगा विस्मृति। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि जो IQ का बालक है उसको क्या माना जाता है? तो जिसकी हम 90 से 100 के बीच में होगी उसको माना जाएगा सामान्य बुद्धि। हॉल का सिद्धांत किस चीज की व्याख्या करता है? तो हॉल का जो सिद्धांत है वो किशोरों का मनोविज्ञान सिद्धांत से रिलेटेड है। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया था? तो जो भी अगर मनोलैंगिक विकास आएगा मानव व्यक्तित्व का तो वो दिया था सिगमंड फ्रायड ने। इन्होंने इनके अकॉर्डिंग इन्होंने 5 अवस्थाएं दी थी। पहली अवस्था थी मुखावस्था जो कि 0 से 2 साल के लिए होती है। फिर नेक्स्ट थी गुदावस्था जो कि 2 से 3 साल के लिए। फिर थर्ड थी शैशवावस्था 3 से 7 साल के लिए। फोर्थ थी सुसुप्तावस्था 7 से 11 साल के लिए। और लास्ट थी जननांगी अवस्था जो कि 11 से किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था तक चलती है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, तो प्रथम जो प्रयोगशाला थी मनोविज्ञान की वो 1879 में स्थापित की गई थी जर्मनी में, और ये की थी डब्ल्यू वुंट ने। मीन्स डब्ल्यू का फुल फॉर्म जो होगा यहाँ पर आएगा विलेम वुंट ने। गेस्टोल्ड मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? तो गेस्टोल्ड मनोविज्ञान की आधारशिला जर्मनी में मैक्स वर्थिमर ने 1912 ईस्वी में रखी थी। संगणन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगणन का सिद्धांत है स्मृति से संबंधित। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? तो क्षेत्र सिद्धांत है गेस्टोल्ड वादियों का। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो भाटिया बैटरी जो परीक्षण है वो बुद्धि नापने के लिए किया जाता है। अभी क्रियामयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो ये दिया था B.F. स्किनर ने। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है तो उसे कहा जाता है अधिगम। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो जो संज्ञानात्मक बुद्धि है वो फ्लूइड और क्रिस्टलाइज सिद्धांत का हिस्सा है जिससे कि बालकों की समस्या समाधान में मदद मिलती है। 8 वर्ष की सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो इसकी बुद्धि लब्धि IQ लेवल क्या होगा? तो अभी हमने पढ़ा था कि जो IQ का फॉर्मूला होता है ऊपर तो होती है मेंटल एज, मानसिक आयु तो हो गई 10 और जो उसकी वास्तविक या शारीरिक आयु है वो दे रखी है 8 और इंटू 100।
तो यहाँ पर जब हम इसको करेंगे 1000/8, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 125। तो इसका जो IQ लेवल है सुधीर का वो कितना हो जाएगा, 125। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर ही आधारित होते हैं? तो ये है जेम्स लैंग का सिद्धांत। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला जो सामवेगिक तनाव होता है उसको बोला जाएगा चिंता। कोहलवर्ग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विकास से संबंधित है? कोहलवर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कराना क्या कहलाता है? तो जब एक का दूसरे में अगर यूज हो रहा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सीखने का स्थानांतरण करना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना या फिर अधिगम। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों मीन्स फ्रिक्वेंसी जो होती है उनको स्तंभों द्वारा मतलब बार ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसको बोला जाएगा स्तंभाकृति या फिर हिस्टोग्राम। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो जो सबसे ज़्यादा बुद्धि का विकास होता है वो होगा किशोरावस्था में, जो कि 12 से 18 वर्ष की उम्र में होती है। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? अधिकांश व्यवहार होता है उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने क्या प्रयोग किया था? तो सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत था वो कोहलर ने दिया था। और अभी हमने पढ़ा था कि उसने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी, या फिर उसको अगर चिंपैंजी नहीं लिखा गया है तो यहाँ पर आएगा वन मानुसों पर प्रयोग किया था। कुत्तों पर किया था पावलोव ने, और बिल्ली पर किया था थॉर्नडाइक ने, और चूहों पर किया था बीजमान ने। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी जो जिनका हाई IQ लेवल होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिविटी मीन्स सृजनशीलता में भी हाई लेवल में ही हो। ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा है उसको बोलेंगे रुचि। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो स्मृति के मापन के लिए प्रत्याहान विधि का भी यूज किया जाता है, पहचान का भी और पुनः सीखना भी, लेकिन जो तार्किक विधि है वो स्मृति के मापन के लिए नहीं यूज होती। प्रशंसिक अंतर्बोध परीक्षण मीन्स TAT का जो विकास है वो किसने किया था? मरे ने। इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं जिनमें से 30 कार्ड पर तो चित्र बने होते हैं और एक कार्ड हमेशा सादा होता है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो योगदान है वो है बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत भी है, वैयिकता का भी, समन्वय का भी, लेकिन जो वर्गीकरण का सिद्धांत है वो वृद्धि और विकास के सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो ये हमेशा होती है तत्परता के नियम पर आधारित। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या होता है? इसमें प्रथम सोपान होता है प्रत्यक्षीकरण। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसने दिया था? यह दिया था बैंडुरा ने। उन्होंने बालकों के व्यवहारों की व्याख्या प्रेक्षणात्मक अधिगम के आधार पर की थी। अधिगम में किसने डैश ने प्रभाव का नियम दिया था? तो अभी हमने पढ़ा था कि प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है? तो ये होगा रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र जो होता है वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का ज्ञान करना। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है। तो अलग अलग सिंड्रोम होते हैं। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है वो क्या होता है कि जब 21वां जो गुणसूत्र जोड़ा है अगर वो अलग नहीं हो पाता है तो बच्चे में क्या पाया जाता है? डाउन सिंड्रोम। कोहलवर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा आधारित होती है? तो लॉरेंस कोहलवर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था जिसमें कि
पूर्व पारंपरिक अवस्था होती है, जो कि सबसे पहली अवस्था होती है, उसमें बालकों की जो नैतिकता होती है वो हमेशा बाह्य कारकों पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? यहाँ पर दिया गया अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। तो इन तीनों का जो सही क्रम होगा वो क्या होगा? पहले तो अंडाणु, शुक्राणु, फिर उसके बाद युग्मनज बनेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन 4। अंतर्मुखी, बहुर्मुखी तथा अभयमुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया था ये किया था युंग ने। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, ये किस विधि के उपागम होते हैं? तो ये अगर हम ये किसकी विधि के होंगे? पहले हम उदाहरण बता रहे हैं, बाद में उसका नियमीकरण कर रहे हैं, जर्नलाइजेशन कर रहे हैं, तो मतलब एग्जाम्पल से चल रहे हैं, तो वो होगी हमारी आगमन विधि, मीन्स इंडक्टिव मेथड। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का जो आंतरिकरण है वो किस में होता है? तो ये होता है पराम में। व्यवहारवादी, कौन से व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं वो बना सकता हूं? तो ये कहा था वॉटसन ने। ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? उद्दीपन की तीव्रता की। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, तो ये होगा प्रेरणा। जो प्रेरणा होती है वो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। फ्रॉइड के अनुसार, तो फ्रॉइड के अनुसार हमें बताना है कौन सा सही होगा। फ्रॉइड के अनुसार जो विस्मरण है वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग किया जा सकता है। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये जो SOR है ये प्रस्तावित किया गया था, इसके फुल फॉर्म क्या होगी? स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स। ये जो सिद्धांत था ये दिया था गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने, जिनमें से जो मेन नाम अगर पूछ लिया जाए तो वो थे रॉबर्ट वुडवर्थ। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो। तो जिसमें परम शून्य भी होता है, इसमें चार मापनी के चार प्रकार होते हैं। एक तो नामित, क्रमसूचक, अंतराल और अनुपात। लेकिन जिसमें परम शून्य होता है तो उसको बोलते हैं अनुपात मापनी। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, तो अभिप्रेरणा किस टाइप की होगी? स्वाभाविक और कृत्रिम होगी, या फिर जन्मजात तथा अर्जित, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो जो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण है वो होता है जन्मजात तथा अर्जित। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का जो स्थानांतरण है वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन 4 ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, जिसे हम सूचने का सिद्धांत भी बोलते हैं? तो ये किससे रिलेटेड है? गेस्टोल्टवादियों से। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? तो निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था एबिंगहॉस ने। सीखने के नियम दिए, सीखने के नियमों की जो व्याख्या की थी थॉर्नडाइक ने। सीखना है, सीखना जो है वो व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी होता है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन भी। तो आंसर होगा ऑप्शन 4 ये सभी। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहा जाता है अभिवृद्धि। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष पे एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया था? यह कथन दिया था मनोवैज्ञानिक रॉस ने। बाल मनोविज्ञान के अनुसार सबसे जो अच्छा कथन है वो इनमें से कौन सा है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये गलत होगा। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। तो इसमें आएगा हमारा कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो होता है हमेशा बालक, ऑप्शन 2। तो आज हमने ये बाल विकास CDP के पूरे 100 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके 100 में से कितने स्कोर हुए हैं। थैंक यू।